एंडो की है या नहीं की हुई? ठीक है। और बाकी अस्मा ने और ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टीराइडोजेनेसिस। स्टीराइडोजेनेसिस का साइकिल इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से क्योंकि इसमें जो एंजाइम की डेफिशिएंसीज है ना, वो हमें जो है ना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है। अच्छा जी, आप सबको जैसे कि पता है कि जो एड्रीनल स्टीरॉइड्स का जो है ना, इसका कंट्रोल, स्टीरॉइड्स के सिंथेसिस का कंट्रोल किसके अंडर है डायरेक्टली? कहाँ से आ रहा होता है इसका कंट्रोल? एसीटीएच के अंडर है। एसीटीएच कंट्रोल कर रहा होता है। एसीटीएच कहाँ से आ रहा होता है? यस, एसीटीएच आ रहा होता है पिट्यूटरी से। ठीक है। इसने स्टिमुलेट करनी है स्टीरॉइड्स के सिंथेसिस को भी। स्टीरॉइड्स के लिए हमारे पास प्रिकर्सर क्या है? एक मिनट। स्टीरॉइड्स का प्रिकर्सर कोलेस्ट्रोल है। कोलेस्ट्रोल के ऊपर जो है, ऑफ इट्स एक्टिवेटिंग प्रोटीन P450, SCC और स्टार प्रोटीन, इसकी प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू प्रेग्निनोलोन। यहाँ पे कोलेस्ट्रोल डेस्मोलेज का एंजाइम होता है, जो इधर मेंशन नहीं किया हुआ, ये आपकी फर्स्ट एड में मेंशन किया हुआ है, कोलेस्ट्रोल डेस्मोलेज। ठीक है। उसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है इनटू प्रेग्निनोलोन। प्रेग्निनोलोन हमारा बेसिकली आगे हर चीज के लिए प्रिकर्सर है, जिसमें डिफरेंट एंजाइम्स एक्ट करके इसको वेरियस पाथवेज की तरफ जो है ना डायरेक्ट कर रहे होते हैं। 17 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज इस पे एक्ट करता है, तो इस पे 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्निनोलोन में कन्वर्ट कर देता है, और आगे ये प्रिकर्सर किस चीज के लिए होता है? फॉर एंड्रोजेंस की सिंथेसिस के लिए। ठीक है। और फिर नेक्स्ट इसके ऊपर जो दूसरी साइड से एंजाइम एक्ट करता है, दैट इज 3 बीटा हाइड्रोक्सिस्टीरॉइड डिहाइड्रोजिनेज, जिसकी प्रेजेंस में ये प्रोजेस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और प्रोजेस्टेरोन हमारा प्रिकर्सर होता है, दैट इज फॉर द एल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल, और कंबाइन फॉर एंड्रोजेंस के लिए भी। ठीक है। अब 3 बीटा हाइड्रोक्सिस्टीरॉइड डिहाइड्रोजिनेज इस पे एक्ट करेगा तो प्रोजेस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि 21 हाइड्रोक्सीलेज की प्रेजेंस में डी हाइड्रोक्सी कोर्टिकोस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है। ये कौन सा पाथवे किस तरफ लीड करे? टुवर्ड एल्डोस्टेरोन। इसके ऊपर एक्ट करेगा 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, जो कि कॉर्टिकोस्टेरोन में कन्वर्ट करेगा, और कॉर्टिकोस्टेरोन अल्टीमेटली एल्डोस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन? एल्डोस्टेरोन का क्या फंक्शन है? सोडियम रिटेंशन। यस, सोडियम रिटेंशन। इन अदर वर्ड्स, ये क्या करता है? हमारे बीपी को मेंटेन करता है ना। यस, पोटेशियम एक्सक्रीशन बीपी को मेंटेन करता है, क्योंकि ये सॉल्ट रिटेंशन कर रहा होता है, वाटर की रिटेंशन साथ में हो रही होती है, तो बीपी को जो है ना मॉड्यूलेट कर रहा होता है, बीपी को मॉडिफाई, बीपी को जो है कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेस्टेरोन पे 17 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज का एक्ट हुआ, तो एक्शन होगा तो 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट होगा, और 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन जो है वो आगे 21 हाइड्रोक्सीलेज की प्रेजेंस में 11 डीऑक्सी कॉर्टिसोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। 11 डीऑक्सी कॉर्टिसोल जो है वो आगे कॉर्टिसोल में कन्वर्ट होता है बाय 11 बीटा हाइड्रोक्सीलेज। इसमें से एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है, हम उनको आगे जो है ना को रिलेट करके पढ़ते हैं। नेक्स्ट, 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्निनोलोन और 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों कंबाइंड प्रिकर्सर्स हैं फॉर द एंड्रोजेंस की सिंथेसिस के लिए। ठीक है। ये ओवरऑल सारे एंड्रोजेंस की प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं। अच्छा जी, प्रेग्निनोलोन से क्या क्या बना है? एल्डोस्टेरोन, फिर कॉर्टिसोल, बाय एक्शन ऑफ वेरियस एंजाइम्स। कि आप लोगों ने साइकिल जो है ना वो याद करना है, ये इंपॉर्टेंट साइकिल है। इस तरह से याद करना है कि इस ये एंजाइम डेफिशिएंट होगा, कौन सा प्रिकर्सर इंक्रीज होगा, ये वाली एंजाइम की डेफिशिएंसी से क्या चीज इंक्रीज करेगी, आगे नेक्स्ट किसकी प्रोडक्शन एनहांस करेगी, इसको इस तरह से कोरिलेट करके याद करना है। ठीक है।
याद किया हुआ है आप लोगों ने? वैसे ये मुश्किल होता है। सारे नहीं, मेन हमारे तीन एंजाइम्स हैं, 3 बीटा हाइड्रोक्सीस्टीरॉयड डिहाइड्रोजिनेज, 21 हाइड्रोक्सीलेज और 11 बीटा हाइड्रोक्सीलेज। ये तीन एंजाइम्स हैं। ये तीनों को कोरिलेट करके हम लोगों ने भी पढ़ना है। हाँ, ये ना साइकिल याद करना है, मुश्किल होता है लेकिन याद हो जाता है। एक दो बार आप करोगे ना तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम लोग अब पढ़ लेते हैं कौन सा एंजाइम है हमारा। ये 11 हाइड्रोक्सीलेज भी है, 11 बीटा हाइड्रोक्सीलेज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजिनेज अगर डेफिशिएंट होगा तो क्या होगा। आप लोग मुझे बताएं, 17 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजिनेज अगर डेफिशिएंट होगा तो क्या होगा। सिर्फ यही प्रिकर्सर रहेगा ना, प्रेगनिनोलोन ही। प्रेगनिनोलोन से आगे जो कन्वेयन थी 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में प्रोजेस्टेरोन के अंदर, वो नहीं होगी। प्रेगनिनोलोन इंक्रीज होगा which is converted into 17 hydroxy pregnenolone in the presence of 17 alpha hydroxylase। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इसके आगे जो साइकिल है ना, ये जो साइकिल है ये नेक्स्ट, ये प्रोसीड नहीं होगा, मतलब कि एल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा। ठीक है ना, ऐसे ही है ना। और नेक्स्ट इसके अलावा क्या होगा, आप लोग मुझे बताएं जरा। 21 बीटा 17 अल्फा इनको याद किया था, ठीक है। 21 हाइड्रोक्सिलेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने भी हमारे इसके साथ लिंक डिसऑर्डर्स हैं, दीज आर ऑल ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। जो स्टीराइडोजेनेसिस के पाथवे के साथ लिंक डिसऑर्डर्स है, दीज आर ऑल ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। हाँ जी बताएं, और क्या होगा। एल्डोस्टेरोन तो बनेगा ना, एल्डोस्टेरोन बनेगा, कैसे बनेगा। एल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा ना, 17 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंट है ना, ये वाला एंजाइम नहीं है, तो इससे आगे नेक्स्ट कन्वर्जन होगी ही नहीं, तो एल्डोस्टेरोन कैसे बनेगा। 17 अल्फा डेफिशिएंट में, अच्छा 17 अल्फा डेफिशिएंट की बात नहीं करी। मैं आपको ना एक जो हमारा है ना, जिस तरह से आ रहा है एक स्ट्रैटेजी, जिस तरह से ये स्ट्रैटेजिकली जिस तरह से आ रहा है ना, उसी तरह से हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड को पढ़ रहे हैं ना, सबसे पहले यही वाला एंजाइम आ रहा है। ये वाला एंजाइम अगर डेफिशिएंट होगा, ये वाला 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंट होगा, तो इसकी कन्वर्जन नेक्स्ट प्रोजेस्टेरोन में होगी ही नहीं। तो प्रोजेस्टेरोन में कन्वर्जन नहीं होगी तो ना कॉर्टिसोल बनेगा और ना एल्डोस्टेरोन बनेगा, ऐसे ही है ना। और सिर्फ ये वाला पाथवे जो है, यही वाला पाथवे जो है आगे कंटिन्यू होगा, ये वाला। ठीक है, तो इसकी इसकी वजह से ओवरऑल देखा जाए तो एल्डोस्टेरोन भी गया, कॉर्टिसोल भी गया, कॉर्टिसोल की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होगी, एल्डोस्टेरोन की भी डिक्रीज होगी, और अगर देखा जाए तो एंड्रोजेंस भी डिक्रीज होंगे किसी हद तक, ऐसे ही है ना। क्योंकि एंड्रोजेंस के लिए ये वाला जो पाथवे ये भी नहीं जा रहा, सिर्फ इतना ये वाला पाथवे जो है ना, डी हाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन वाला पाथवे जो है, यही आगे प्रोसीड कर रहा है बस। इससे आगे जो है ना एंड्रोजेंस बन रहे हैं, तो ओवरऑल एंड्रोजेंस की प्रोडक्शन भी डिक्रीज होगी, एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन भी डिक्रीज होगी, कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन डिक्रीज होगी। समझ आइए, इसकी समझ आइए, क्लियर हुआ है। एल्डोस्टेरोन डेफिशिएंट होगा तो उससे क्या होगा, सॉल्ट वेस्टिंग होगी ना। छोटा इन्फेंसी में जो बच्चा है वो प्रेजेंट करता है हमारे पास सॉल्ट वेस्टिंग के साथ। यस, हाइपोटेंशन होगी, हाइपोटेंशन के साथ प्रेजेंट करेगा, सॉल्ट वेस्टिंग के साथ प्रेजेंट करेगा। और कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी होगी तो उससे क्या होगा, ग्लूकोजेनिक हार्मोन है एक हमारा, हमारे मेटाबॉलिज्म, जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस को टैकल करने में हेल्प करता है, उसकी उसकी डेफिशिएंसी होगी। यस, हाइपोटेंशन, हाइपरकैलेमिया, ठीक है। उसके बाद एंड्रोजेंस की भी ओवरऑल डेफिशिएंसी होगी, तो इससे क्या होगा, एंड्रोजेंस की ओवरऑल देखा जाए तो जितनी होनी चाहिए कंसंट्रेशन उतनी नहीं ना होती, दोनों दो प्रीकर्सर्स है ना हमारे एंड्रोजेंस के। एक यस विरलाइजेशन नहीं होगी, यस अंडर विरलाइजेशन होगी। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय विरलाइजेशन, विरलाइजेशन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज मेंट बाय विरलाइजेशन। जी माहम, अस्मा, डॉक्टर मुजम्मिल।
मेल वाले कैरेक्टर्स इन फीमेल, यस। जैसे मस्कुलाइन फीचर्स होते हैं वो मेल के होते हैं ना, तो ये जो है क्या नाम है, वॉइस का हैवी होना, ये भी मेल का। तो ये वाले फीचर्स जो है ना वो फीमेल्स के अंदर आ जाते हैं ड्यू टू एंड्रोजेंस, एक्सेस ऑफ एंड्रोजेंस की वजह से। ठीक है ना, ये है विरलाइजेशन। तो क्या होगा, 3 बीटा हाइड्रोक्सीस्टीरॉयड डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी से एल्डोस्टेरोन नहीं होगा, सॉल्ट वेस्टिंग होगी, हाइपोटेंशन होगी, हाइपरक्लीमिया होगा। और जो है नेक्स्ट, कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी की वजह से ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, और एंड्रोजेंस की ओवरऑल डेफिशिएंसी की वजह से अंडर विरलाइजेशन होगी। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा है 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी, मोस्ट कॉमन जो है सूडो हर्माफ्रोडाइट डाइटिज्म जो होती है ना 21 फीमेल के अंदर जो है ना, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी से क्या होगा, इसकी आगे नेक्स्ट जो है प्रोसीड नहीं ना करेगा, प्रोजेस्टेरोन बन रहा है लेकिन आगे एल्डोस्टेरोन के अंदर कन्वर्जन नहीं होगी, ऐसी है ना। एल्डोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होगा, एंड्रोजेंस कम कम कैसे होंगे माहम, 21 हाइड्रोक्सिलेज हमें यहीं पे चाहिए ना, प्रोजेस्टेरोन की कन्वर्जन इनटू डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन के अंदर 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन की कन्वर्जन इनटू 11 डीऑक्सीकोर्टिसोल, यहाँ पे ही चाहिए ना। यहाँ तो सारे ये यहाँ तक तो सारा आगे नॉर्मल चल रहा है ना, यहाँ तो हमें नहीं चाहिए। तो हमें किसके लिए चाहिए होता है, एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन के लिए चाहिए और कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन के लिए चाहिए। तो ये दोनों डेफिशिएंट होंगे, ये दोनों नहीं बनेंगे, सारा का सारा जो प्रिकर्सर था हमारा प्रोजेस्टेरोन प्रेग्निनोलोन जो आगे कन्वर्जन हो रही है वो सारा का सारा पाथवे डाइवर्ट हो जाएगा टुवर्ड्स एंड्रोजेंस की सिंथेसिस के अंदर, ऐसे ही होगा ना। क्योंकि प्रिकर्सर्स कॉर्टिसोल के लिए और एल्डोस्टेरोन, यस कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन के लिए जो है ना वो होंगे ही नहीं, वो बनेंगे ही नहीं, सारे के सारे प्रिकर्सर जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा टुवर्ड्स एंड्रोजेंस की सिंथेसिस के अंदर। तो एंड्रोजेंस की एक्सेस की वजह से क्या होगा फिर, फीमेल होगी तो क्या होगा, मेल होगा तो क्या होगा, एंड्रोजेंस बहुत ज्यादा एक्सेस में बन रहे हैं तो क्या होता है, इससे प्रिकोशियस प्यूबर्टी आ जाएगी ना। प्रिकोशियस प्यूबर्टी आएगी, उसके लाइन फीचर्स आ जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्लियर हुआ है। अच्छा, ये भी एल्डोस्टेरोन अगर डेफिशिएंट हो रहा है तो ये किस चीज का साइन है, हाइपोटेंशन हो रही है। तो नेक्स्ट क्या होगा, हाइपोटेंशन, इनके अंदर रेनिन का लेवल भी हाई होगा। ठीक है जी, क्लियर हुआ है। 21 हाइड्रोक्सिलेज का क्लियर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, ये वाला प्रिकर्सर ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, इसकी फर्दर कन्वेनियंस जो होती है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन डेफिशिएंट होगा और 11 डीऑक्सीकोर्टिसोल का लेवल ज्यादा होगा। ये क्या होता है, इसकी मिनवेलो कॉर्टिकोइड एक्टिविटी होती है, मिनवेलो स्लाइट मिनवेलो कॉर्टिकोइड एक्टिविटी। तो ये क्या करता है, सॉल्ट की रिटेंशन करवाएगा, इससे क्या होता है, बीपी इंक्रीज होगा। तो इसमें एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी के बावजूद भी, यस बीपी हाई होगा, एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी के बावजूद भी बीपी थोड़ा सा हाई होगा, क्योंकि 11 डिऑक्सीकॉर्टिसोल इज मिनवेलोकॉर्टिकोइड, उसकी थोड़ी सी मिनवेलोकॉर्टिकोइड की एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से सॉल्ट रिटेंशन होती है, बीपी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो क्या होगा, 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी की वजह से एल्डोस्टेरोन डेफिशिएंट है, रेनिन हाई है, 11 डिऑक्सीकॉर्टिसोल का लेवल हाई है, बीपी भी हाई है, और साथ में क्या होगा, एंड्रोजेंस की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। ऐसे है ना, एंड्रोजेंस के लिए जो प्रिकर्सर है वो हमारे पास ज्यादा अवेलेबल होगा और एंड्रोजेंस की प्रोडक्शन होगी, एंड्रोजेंस की प्रोडक्शन से क्या होगा, विरलाइजेशन इन फीमेल्स और प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी होगी ड्यू टू एक्सेस ऑफ एंड्रोजेंस। जी, 11 बीटा क्लियर हुआ, 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, बीपी हाई होगा, यस। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताएं
3 बीटा हाइड्रोक्सीस्टीरॉइड डेफिशिएंट है तो क्या होगा? 3 बीटा हाइड्रोक्सीस्टीरॉइड डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंट है तो क्या होगा? रिवाइज कर लेना साथ ही ताकि आप लोगों को याद रह जाएगा। ठीक है, एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल डिक्रीज है, और ओवरऑल देखा जाए तो हमारे एंड्रोजन्स का लेवल भी डिक्रीज होगा, क्योंकि एक ही प्रिकर्सर बचा हुआ है हमारे पास एंड्रोजन्स के लिए। ठीक है, तो इन तीनों से रिलेटेड इफेक्ट आएंगे। एल्डोस्टेरोन डेफिशिएंट है तो बीपी डिक्रीज होगा, कोर्टिसोल डेफिशिएंट है तो ग्लूकोज तो मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफेक्ट होगा, और एंड्रोजन्स की सिंथेसिस डिक्रीज है तो अंडर विरलाइजेशन होगी। नेक्स्ट 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होगी, एल्डोस्टेरोन कोर्टिसोल डिक्रीज, यस, और एक्सेस ऑफ एंड्रोजन्स की सिंथेसिस होगी, और एक्सेस ऑफ एंड्रोजन्स की वजह से हमारे इफेक्ट आएंगे, यस, इंक्रीज होंगे। और नेक्स्ट हमारा 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? एल्डोस्टेरोन डिक्रीज है, 11 डीऑक्सी कोर्टिसोल इंक्रीज है, बीपी भी इंक्रीज है, रेनन भी इंक्रीज है, और एंड्रोजन्स का लेवल भी इंक्रीज है। ठीक है जी, क्लियर हुए हैं ना ये सारे तीनों एंजाइम्स की डेफिशिएंसीज? क्लियर होगी है ना, यही तीनों इंपॉर्टेंट है हमारी। ठीक है, अच्छा अब आप देखें, कोई एक भी इनमें से एंजाइम डेफिशिएंट होगा, कुछ भी, मतलब अगर एल्डोस्टेरोन ही नहीं बन रहा तो इसका क्या फीडबैक जाएगा पिट्यूटरी को? पिट्यूटरी को तो यही फीडबैक जाएगा ना कि ये एंजाइम डेफिशिएंट है तो इसको बनाने के लिए एसीटीएच प्रोड्यूस करो, ऐसे ही है ना? एसीटीएच प्रोड्यूस हो के, एसीटीएच के साथ क्या प्रोड्यूस होता है? यस, एसीटीएच ज्यादा होगा, एसीटीएच के साथ एमसीएच भी प्रोड्यूस होता है ना, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग एमएसएच, सॉरी, एमएसएच भी प्रोड्यूस होगा ना, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसके साथ क्या और स्किन की पिगमेंटेशन लिंक्ड होगी, ऐसे ही है ना? एसीटीएच और एमएसएच का एक ही प्रिकर्सर है जहां से ये प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो एसीटीएच के लिए अगर फीडबैक आएगा कि इसको ज्यादा प्रोड्यूस करो तो साथ में एमएसएच भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा ना, तो एमएसएच ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो इसका मतलब यह है स्किन पिगमेंटेशन इनके साथ एसोसिएटेड होगी। जब भी किसी भी वजह से एसीटीएच का फीडबैक ज्यादा आएगा कि एसीटीएच को ज्यादा प्रोड्यूस करो, तो एमएसएच का भी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी और इससे स्किन की पिगमेंटेशन होगी, यस। ठीक है, क्लियर हुआ है? जी बच्चों, क्लियर हो गया? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन? टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन? मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, यस। अच्छा, जो टेस्टोस्टेरोन है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर टेस्टीज, लेकिन जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है ना मेल का, उसकी डिफरेंशिएशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? 5-HT। 5-HT चाहिए, किसकी प्रेजेंस में बनता है? 5 अल्फा रिडक्टेज की प्रेजेंस में बनता होता है ये। 5 अल्फा रिडक्टेज जो है वो टेस्टोस्टेरोन को रिड्यूस करके इंटू 5-HT में कन्वर्ट कर देता होता है। ठीक है, और 5-HT हमें किसके लिए चाहिए होता है? फॉर द एक्सटर्नल जेनिटिलिया की डिफरेंशिएशन के लिए, एक्सटर्नल जेनिटिलिया की डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट जो है ना स्लाइड्स में पढ़ते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारी जी, what is your diagnosis? A 3-year-old girl with complaint of enlargement of breast for 1 year and per vaginal discharge for 1 year. Child all right 1 year back. Normal developmental milestones थे, why discharge per vagina है, no history of birth injury है, head injury, encephalitis, headache or sears. On examination, bilateral breast enlargement and form inconsistency, nipple and areola developed है, axillary and pubic hair sparse है, LHFSH elevated है, USG abdomen shows enlarged uterus and ovaries of adult size. What is your diagnosis? Androgens excess. ठीक है, एंड्रोजन एक्सेस है, ठीक है, इसकी वजह से हो क्या रहा है? 3 इयर्स की है बच्ची और उसके LH और FSH एलिवेटेड है, इसका मतलब है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं ना।
गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, साथ में ब्रेस्ट की इनलार्जमेंट भी हो रही है। व्हाट इज योर डायग्नोसिस? प्रिकोशियस प्यूबर्टी है ना ये, प्रिकोशियस प्यूबर्टी है। हाइपोथैलेमस के लिए एंड्रोजन एक्सेस, ठीक है। कुड बी द कॉज, क्योंकि मैंने एमसीक्यूज के ऑप्शन नहीं दिए हुए आपको, तो ये हम क्या लेबल करेंगे? प्रिकोशियस प्यूबर्टी, जिसकी जिस भी वजह से हो रही है, तो क्या शो कर रहा है? प्रिकोशियस प्यूबर्टी, ऐसे ही है ना, प्रिकोशियस प्यूबर्टी हो रही है, ठीक है। यूएसजी एब्डोमेन पे हमारे पास एनलार्ज यूट्रस एंड ओवरीज ऑफ अडल्ट साइज आ रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो टाइम से पहले ही जो है ना प्रोड्यूस होना शुरू हो गए, किसी भी स्टिमुलस की वजह से। कोई भी बाहर का स्टिमुलस भी हो सकता है, अंदर का स्टिमुलस भी हो सकता है, जैसे किसी और जो ट्यूमर वगैरह हो गया वहां से प्रोडक्शन हो सकती है। उसने क्या करना है, अल्टीमेटली हमारे पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करके एलएच और एफएसएच की प्रोडक्शन को इंक्रीज कराना है, और उससे जाके हमारी ओवरीज को डेवलप कराना है, ऐसे ही है ना। और साथ में हमारे पास एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन आना शुरू हो जाएगी, एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन होगी तो फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो जाएंगे। अल्टीमेटली किस चीज की तरफ लीड कर रहा है, चाहे जो भी रीजन है, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी की तरफ लीड कर रहा है, ठीक है ना। व्हाट इज प्रिकॉशियस प्यूबर्टी? This is the definition of precocious puberty. Secondary sexual characteristics before the age of 8 years in girls and 9 years in boys. Yes, before the 8 years in females. बिल्कुल ठीक है। और in males before the age of 9 years, ठीक है। अब इसकी रीजंस क्या क्या होती हैं? कोई भी रीजन हो सकती है, सेंट्रल हो सकती है, पेरिफेरल हो सकती है। सेंट्रल ब्रेन से रिलेटेड, ब्रेन के लेयन से रिलेटेड हो सकती है, पेरिफेरल कहीं से भी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी किसी भी वजह से, इडियोपैथिक हो सकती है, किसी ट्यूमर से हो सकती है, दैट इज द पेरिफेरल कॉज, ठीक है। अब इसकी वजह से होगा क्या? प्रिकोशियस पुबर्टी की कंडीशन, सेंट्रल सेंट्रल कौन कौन सी थी? ब्रेन से रिलेटेड है ना, ब्रेन का लेयन हो गया, ब्रेन ट्यूमर्स हो गए, हेड ट्रॉमा हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, ठीक है। ये सेंट्रल, और ये पेरिफेरल। पेरिफेरल में आइसोसेक्शन फेमिनाइजेशन कंडीशन इन फीमेल्स हो सकती है, मैक्यून अल्ब्राइट सिंड्रोम, ये हमारा जो है ना जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो स्किन को इन्वॉल्व करता है, बोन्स को इन्वॉल्व करता है, और गोनेड्स को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। स्किन को, बोन्स को, और गोनेड्स को, और ओवेरियन ट्यूमर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। ये पेरिफेरल कॉजेज है। हेट्रोसेक्सुअल, अच्छा आइसोसेक्सुअल क्या होता है कि जो फीमेल के फेमिनाइजिंग फैक्टर जो है, फेमिनाइजेशन के फैक्टर वो फीमेल के अंदर आ रहे हैं, और मस्कुलाइन फीचर जो है वो मेल के, मतलब जो जिसमें होना चाहिए ना उसी के अंदर हो रहे हैं। मस्कुलाइन फीचर्स मेल्स के अंदर आ रहे हैं, फेमिनाइजेशन फीचर्स जो है वो फीमेल्स के अंदर, ये आइसोसेक्सुअल है। प्रिकॉशियस पुबर्टी जो हेट्रोसेक्सुअल है ये ऑपोजिट है, कि मस्कुलिनाइजेशन जो है वो फीमेल्स के अंदर हो रही है, ये हेट्रोसेक्सुअल होता है। हेट्रोसेक्सुअल प्रिकॉशियस पुबर्टी है। इसकी क्या कॉजेज होती है? कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, ठीक है। ये जो भी हमने पढ़ा है, कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, एड्रीनल का हाइपरप्लेजिया हो रहा है किसी भी हार्मोन की डेफिशिएंसी, किसी भी एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से, एसीटीएच आके इसी पे एक्ट करके इसी को स्टिमुलेट किया जा रहा है जी, बार बार प्रोड्यूस करें हार्मोन्स, ठीक है। तो इसकी वजह से एड्रीनल हाइपरप्लेजिया हो जाता है, एड्रीनल ट्यूमर्स हो गए, ओवेरियन ट्यूमर्स हो गए, ठीक है। ये हमारी पेरिफेरल कॉजेज थी इसकी। आइसोसेक्सुअल प्रिकॉशियस पुबर्टी के अंदर क्या था? फेमिनाइजिंग साइंस अपेयर होते हैं गर्ल्स के अंदर, और मस्कुलिनाइजेशन जो है बॉयज के अंदर। और हेट्रोसेक्सुअल के अंदर क्या होता है? साइंस ऑफ मस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स इन गर्ल्स एंड फेमिनाइजेशन इन बॉयज, ऑपोजिट हो जाता है हेट्रोसेक्सुअल के अंदर। जी प्रिकॉशियस पुबर्टी क्लियर हो गया है ना? प्रिकॉशियस पुबर्टी यहाँ तक हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, बस इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। आइसो में सेम सेक्स में होगा,
आइसोसेक्सुअल के अंदर जो है ना सेम जो जो फीचर जिसमें डेवलप होने चाहिए ना उसी में होंगे। लाइक फेमाइन फीचर्स फीमेल्स के होते हैं तो वो फीमेल्स के अंदर ही डेवलप होंगे, उसके अंदर ज्यादा होंगे। और जो मस्कुलाइन फीचर्स है वो मेल्स के अंदर ज्यादा होते हैं तो उसी में होंगे। ठीक है। और हेट्रोसेक्सुअल में ऑपोजिट सेक्स के अंदर होंगे। जी क्लियर हो गया ना। डिलेड प्यूबर्टी क्या होती है? व्हाट इज डिलेड प्यूबर्टी? बताएं जरा डिलेड प्यूबर्टी क्या होती है? आफ्टर 15 ईयर्स, यस आफ्टर 14 ईयर्स। 14 ईयर्स तक कोई भी जो हमारी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डेवलप ही नहीं होते। ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स 14 ईयर्स की एज तक जो है वो डेवलप ही नहीं होते। अब इसकी भी दोनों सेंट्रल और पेरिफेरल कॉजेस दोनों हो सकती हैं। सेंट्रल भी हो सकती है, पेरिफेरल भी हो सकती है। ठीक है। सेंट्रल में क्या होगी? सेंट्रल में क्या रीजन हो सकती है? बताएं बच्चों। किस वजह से? किसी भी वजह से जो हमारे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन डिक्रीज हो गई है, चाहे वो ट्रोफी होगी पिट्यूटरी की, पिट्यूटरी कह रही हूँ सॉरी, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमिक लेगियन हो गया है कोई, जो है क्या नाम है आगे, ट्रोफी हो गई है उसकी पिट्यूटरी की, जहाँ से एफएसएच रिलीज होने होते हैं वो नहीं हो रहे। ठीक है। ये सेंट्रल कॉजेज आ जाते हैं। हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म भी इसे कहते हैं। हाइपोगोनेडोट्रोफिक, किसी भी वजह से ऊपर से जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो गई है और उससे गुनेड्स जो है वो डेवलप नहीं हुए, उसकी वजह से डिलेड पुबर्टी हो सकती है। या फिर आगे गुनेड्स का ही फंक्शन फेल हो गया हुआ है, उसके ऊपर एलएच और एफएसएच का एक्शन नहीं हो पा रहा और एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन नहीं हो रही। ठीक है। अच्छा, इसकी कोई एग्जांपल आपको पता है? हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म की कोई एग्जांपल? बड़ी कॉमन है। ओवेरियन फेलियर, यस ठीक है, ओवेरियन फेलियर भी हो सकता है। क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज में कौन सी आएगी? टर्नर, यस बिल्कुल ठीक है, टर्नर सिंड्रोम। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और कौन सी रीजंस हो सकती हैं हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म की? क्या क्या रूल आउट करेंगे हम उसमें? एनोरेक्सिया नर्वोजा करेंगे ना? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होता है एनोरेक्सिया नर्वोजा को भी इसमें हम लोगों ने करना है इन्वेस्टिगेट। ठीक है। उसके अंदर तो ओवरऑल ये हमारा जो है ना एलएच और एफएसएच का लेवल डिक्रीज होता है। ऐसे ही है ना, क्योंकि ये एक स्ट्रेस की स्टेट होती है तो इसके अंदर कॉर्टिसोल का लेवल ज्यादा होता है, लेकिन एलएच और एफएसएच का लेवल इसके अंदर कम होता है। ठीक है। और कौन सा था, कॉलमैन सिंड्रोम, ये हम लोगों ने कल भी पढ़ा था। इसके अंदर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि आर्कुएट न्यूक्लियस जो होता है ना इसका हाइपोथैलेमस का वो डेवलप नहीं होता, तो उधर से कोई इश्यू आ रहा होता है जिसकी वजह से पेशेंट का गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की जो प्रोडक्शन होती है ना जिन न्यूरॉन से, वो डैमेज होते हैं या उनको कोई इश्यू आ रहा होता है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चले हम लोग। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? जी। hermaphroditism, hermaphroditism is classified into four. What is true hermaphrodite? What is male pseudo hermaphroditism, female pseudo hermaphroditism? आप लोगों का क्या कॉन्सेप्ट है इस हवाले से? ट्रू hermaphrodite क्या होता है?
नहीं पता। दोनों करेक्टर्स होंगे, यस। जो ट्रू होगा ना उसके अंदर दोनों के ही होंगे गुनेड्स। ठीक है, दोनों के ही होंगे, दोनों ही होंगे। ओवरीज भी होंगी और टेस्टिस भी होंगी, दोनों सेक्सेस के दोनों गुनेड्स होंगे इसके। ठीक है, ये ट्रू हर्माफ्रोडाइट होता है। और जो मेल, ये सूडो हर्माफ्रोडाइटिज्म क्या होता है कि गुनेड एक सेक्स के होते हैं लेकिन एक्सटर्नल अपीयरेंस दूसरे सेक्स की होती है। ठीक है, जो सूडो होता है उसमें गुनेड्स एक सेक्स के होते हैं। लाइक अगर किसी किसी के अंदर जो है ना वो ओवरीज हैं, लेकिन बाहर से जो है ना उसकी मेल मेल के सारे जो एक्सटर्नल फीचर्स, पीनस हो गया, सेक्रोटम होगी, वो वाले फीचर्स होंगे। या फिर अगर किसी के अंदर टेस्टिस हैं तो बाहर से वजाइना वाली अपेयरेंस होगी फीमेल की। तो ये सूडो हर्माफ्रोडाइटिज्म होता है। एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम क्या होता है कि जो हमारे गुनेड्स है ना, दीज आर इनसेंसिटिव होते हैं टू द एंड्रोजन्स के इफेक्ट की वजह से। ज्यादातर ये मेल मेल सूडो हर्माफ्रोडाइटिज्म के अंदर होता है। ठीक है, जी। फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइट्स क्या होंगी? नॉर्मल इनका देखें, नॉर्मल है ना ये क्रोमोसोमल जो है, क्रोमोसोम्स जो हमारे पास दिए हैं गिवन, ये नॉर्मल चीजें है ना, ये नॉर्मल हमारे पास जो फीमेल होगी उसके अंदर भी सेम ही होंगे। तो फिर क्या रीजन होगी जिसकी वजह से ये सूडो हर्माफ्रोडाइट्स के अंदर कन्वर्ट होती हैं? ओवरीज होंगी इनके पास और ग्रेड्स, लेकिन एक्सटर्नल जेनिटिलिया जो होता है वो क्या होगा, उसकी वेरिएबल प्रेजेंटेशन होगी, मेल लाइक अपेयरेंस होगी उसकी। एंड्रोजन की, यस, वेरी गुड माहम, एंड्रोजन की एक्सेस होगी। कौन से डिसऑर्डर में एंड्रोजन की एक्सेस हमने पढ़ी है अभी? कौन सा डिसऑर्डर अभी हमने पढ़ा था जिसमें एंड्रोजन एक्सेस हो रही थी? congenital adrenal hyperplasia, yes, congenital adrenal hyperplasia is the most common cause of female pseudo hermaphrodite। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था? एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, एड्रीनल हाइपरप्लेजिया एंड्रोजन की एक्सेस हो रही है, उससे क्या होगा? एंड्रोजन की एक्सेस हो रही है, फीमेल है, फीमेल की गोनेड्स डेवलप हो गई हुई है, अंदर से ओवरीज बनी हुई है। ठीक है, ओवरीज बनी हुई है, लेकिन जो फीमेल की एक्सटर्नल एक्सटर्नल जेनिटिलिया है ना उसकी विरलाइजेशन हो जाएगी ड्यू टू एक्सेस ऑफ एंड्रोजन्स। क्या होगा उससे? क्लाइटोरल एनलार्जमेंट होगी, जस्ट गिविंग द अपीयरेंस ऑफ पेनिस। क्लाइटोरस एनलार्ज हो जाएगा। और इसके अलावा क्या क्या फीचर आते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मस्कुलाइन फीचर्स जो होते हैं, जैसे मेल्स के होते हैं वो वाले आना शुरू हो जाएंगे। जैसे वॉइस जो है वो हैवी हो जाएगी। ठीक है, मेल पैटर्न ऑफ बार्डनेस हो सकता है, या हेयर की डिस्ट्रीब्यूशन हिर्सुटिज्म वगैरह वो मेल्स के जैसा हो जाएगा। ठीक है, यस, बार्डनेस हिर्सुटिज्म डिटन हाइपरप्लेजिया। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है जी, ठीक है। फीमेल का क्लियर हो गया ना? फीमेल का क्या होता है? 46XX नॉर्मल क्रोमोसोम्स हैं जैसे नॉर्मल फीमेल के अंदर होती है, लेकिन एंड्रोजन की एक्सेस की वजह से वो फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइट्स के अंदर चेंज हो जाती है। अच्छा जी, मैं नेक्स्ट है मेल सूडो हर्माफ्रोडाइट्स। ये भी नॉर्मल क्रोमोसोम है, नॉर्मल वेरिएशन है, नॉर्मल गोनेड्स एंड टेस्टिस हैं उसकी, लेकिन बाहर से जेनेटिलिया जो है वो हमारे पास किस है? फीमेल्स के अपेयरेंस देगा। इसकी मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगी? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेल हर्माफ्रोडाइटिज्म? ये भी हमने पढ़ी हुई है जी। एनी गैस, एनी आइडिया? एड्रीनल इंसफिशिएंसी नहीं, एड्रीनल इंसफिशिएंसी नहीं होगी इसकी। इसकी मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगी? दैट इज एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी। मोस्ट कॉमन, ये और भी कॉजेज हैं मोस्ट कॉमन, लेकिन ये वाली होगी मेल के अंदर, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी। इसका क्या मतलब हुआ? एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी का क्या मतलब हुआ? कि मेल्स के गुनेट्स तो बन गए हुए हैं अंदर से, टेस्टिस बन गई हुई है अपनी, टेस्टिस से उसके हार्मोन्स की प्रोडक्शन भी शुरू, टेस्टिस से हमारे पास वो प्रोड्यूस होती है ना।
रिसेप्टर्स पे एक्ट नहीं कर रहे, यस रिसेप्टर्स पे एक्ट नहीं करते, ठीक है। अच्छा जी, इसमें क्या होता है, टेस्टिस सॉरी, एस्ट्रोजन टेस्टिस बन गई ये गोनेड्स बन गया हूं मैं। और ये कहाँ पे होते हैं, ये हमारी कौन सी डक्ट्स होती हैं, मेल्स को जो डेवलप करवा रही होती है इधर, कौन सी डक्ट्स होती हैं, वोल्फियन डक्ट्स होती है ना, वोल्फियन डक्ट्स। इसे मैंने आपको बताया था क्या क्या बनते होते हैं, क्या डेरिवेटिव्स बनते होते हैं। टेस्टिस के साथ जो हमारी वोल्फियन डक्ट्स होती हैं, इससे अडल्ट डेरिवेटिव क्या बनते होते हैं, किसके एक्शन के अंडर बनते होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स, बिल्कुल ठीक है। एपिडिडमस बन रहा था, सेमिनल वेसिकल्स बन रहे थे, डक्टस डेफरेंस और वास डेफरेंस। ये वाला पार्ट जो है वो बना रहा था हमारे पास एपिडिडमस, नीचे वाला पार्ट जो है वो बना रहा था वास डेफरेंस और डक्टस डेफरेंस, और इससे नीचे वाला पार्ट जो है वो सेमिनल वेसिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा था, ऐसे ही था ना, सेमिनल वेसिकल्स बन रहा था। टेस्टिस से क्या प्रोड्यूस होता है, एएमएच प्रोड्यूस होता है ना, एंटी मलेरियन हार्मोन, या एपिडिडमस सेमिनल वेसिकल्स। टेस्टिस जो है ना नॉर्मल है ना, टेस्टिस से हमारे पास क्या बन रहा है, एंटी मलेरियन हार्मोन। एंटी मुलेरियन हार्मोन ने क्या करना होता है, जो हमारी मुलेरियन डक्ट्स होती हैं, फीमेल्स को, फीमेल्स की जो बनाने, फीमेल्स की एक्सटर्नल जेनिटिलिया को बनाने वाली है, वो भी नॉर्मल प्रोड्यूस हो रही है, वो खत्म हो रही है, ऐसे ही है ना। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्योंकि एंड्रोजन्स जो हमें इसको बनाने के लिए, एक्सटर्नल जेनिटिलिया को बनाने के लिए 5HT3 चाहिए है, या जो भी एंड्रोजन्स बन रहे हैं वो इस पे आके एक्ट ही नहीं कर रहे, वो इनसेंसिटिव हैं, वो क्या होगी, ये डिफ्रेंशिएट ही नहीं होगी। अगर ये डिफ्रेंशिएट नहीं होगी तो इससे क्या होगा, फीमेल जेनेटिलिया लाइक पिक्चर आ जाएगी, फीमेल जेनेटिलिया लाइक पिक्चर जो है ना इसकी डेवलप हो जाएगी। हालांकि इस पे, इसमें कोई वो नहीं है, मुलेरियन डक्ट्स नहीं है, मुलेरियन डक्ट्स की आपस में फियन की वजह से वो बनता है ना, यूट्रस वगैरह बनती थी उनकी फियन से, तो क्या होगी, मलेरियन डक्ट्स जो है नहीं, यूट्रस नहीं बनेगी। लेकिन जो डक्ट है ना उनकी इनसेंसिटिविटी की वजह से, जो जो इनका जो पैटर्न बनना था आगे, सेमिनल वेसिकल्स, एपिडिडमस या डक्टस डेफरेंस जो बनाना था, उसकी पेरेंट्स किसकी आ जाती है, फ्लोपियन ट्यूब्स की आ जाती है। और क्या नाम है, आगे विजाइना की अंदर डेवलपमेंट हो जाती है, एम्बिगुअस सारा जेनेटिलिया। इनहिबिशन नहीं हो रही, यस इनहिबिशन, इनहिबिशन नहीं हो रही, इनसेंसिटिविटी होगी ना, इनसेंसिटिविटी की वजह से क्या होगा, जो डेवलपमेंट होनी थी मेल की एक्सटर्नल जेनेटिलिया के अंदर, वो किस तरह की पिक्चर देगी, वो जस्ट लाइक फीमेल की पिक्चर जो होगी ना, विजाइना की, फ्लोपियन ट्यूब्स की, ठीक है। हालांकि ना उनके अंदर ओवरीज होंगी ना उसके अंदर यूट्रस होगी, ठीक है। कुछ क्लियर हुआ है एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी का। तो ऐसे जो फिटस होंगे ना वो किस तरह से प्रोड्यूस होंगे, फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया होगा इनका, विजाइना डेवलप हुई होगी, एक्सटर्नल जेनेटिलिया होगा, लेकिन अंदर जो ग्रेन्स होंगे दीज वर टेस्टीज होंगी, और टेस्टीज डिसेंड भी नहीं हुई होंगी। ये एंड्रोजन, ट्रू में दोनों करेक्टर्स, तो सूडो में कैसे होगा, किसकी बात करें, ट्रू की तो हम बात भी नहीं कर रहे, हम तो मेल सूडो हर्माफ्रोडाइट्स की बात कर रहे हैं ना अभी। नहीं, ओवरीज नहीं डेवलप होंगी ना, गोनेड्स तो हमारे नॉर्मल देखे ना, हमारे पास जो एक्स क्रोमोसोम्स, तो हमारे पास नॉर्मल पैटर्न आ रहे हैं ना, 46XY, 46X में मेल डिटर्मिनिंग जीन पॉजिटिव है, SRY। टेस्टीज डेवलप हो रही हैं, टेस्टीज डेवलप होके टेस्टीज से नॉर्मल हमारी जो एंटी मुलेरियन हार्मोन होता है वो भी प्रोड्यूस हो रहा है, जिसने मुलेरियन डक्ट्स को जो है वो खत्म कर दिया है। मुलेरियन डक्ट्स ने आपस में फ्यूज होकर यूट्रस बनानी थी ना, तो ये खत्म हो गई है। तो जो हमारे पास वॉल्फियन डक्ट्स थी उनकी डिफ्रेंसिएशन नहीं हो रही, क्योंकि एंड्रोजेंस के ऊपर, एंड्रोजेंस का उनके ऊपर इफेक्ट ही नहीं आ रहा। ठीक है, क्लियर हुआ है। मुझे ट्रू के अंदर देखो ना, दोनों होंगे ना, ओवेरियन टिश्यूज भी होंगे, टेस्टिकुलर टिश्यूज भी होंगे। जबकि सूडो के अंदर मैंने बताया गोनेड्स एक सेक्स के होंगे, और जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया होगा वो दूसरे सेक्स का होगा। ये सूडो का डिफरेंस है, सूडो और ट्रू का।
ट्रू के अंदर दोनों के दोनों गोनेड्स होंगे ना, बोथ टेस्टिकुलर एंड ओवेरियन टिश्यूज, दोनों में से कोई एक होना चाहिए ना। तो ट्रू हर्माफ्रोडाइट्स के अंदर दोनों के दोनों ही टिश्यूज होंगे, दोनों टेस्टिस भी होंगे, ओवरीज भी होंगी। ऐसे हमने डिफ्रेंशिएट करने हैं। जबकि सूडो के अंदर गुनेड एक सेक्स के होंगे और एक्सटर्नल जेनिटिलिया दूसरे सेक्स का होगा। फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइट की मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? दैट इज CAH। मेल के अंदर क्या है? दैट इज एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी। एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी होगी। अगर ट्रू हर्माफ्रोडाइट्स हैं, इनके अंदर क्या है? दोनों के दोनों गनेड्स होंगे, टेस्टिस भी होंगे और ओवरीज भी होंगी। ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होगा, ओवर टेस्टिकुलर डिसऑर्डर। ठीक है। प्योर गोनेडल डिसजेनेसिस, इसमें क्या होंगे? दोनों गोनेड्स आर स्ट्रीक गोनेड, डिसफंक्शनल गोनेड्स होंगे विदाउट जर्म सेल्स। प्योर गोनेडल डिसजेनेसिस किसके अंदर होती है? इसका एक ना पर्टिकुलर नेम होता है, इसको कहते हैं स्वेयर सिंड्रोम। SWYER, स्वेयर सिंड्रोम। ठीक है। इसमें क्या होता है? कोई भी गुनेड नहीं बना तो कोई हार्मोन भी प्रोड्यूस नहीं होगा, AMH की एब्सेंस होगी, मुलीरियन स्ट्रक्चर रिग्रेस नहीं होंगे, यूट्रस वजाइना और फ्लॉपियन ट्यूब्स डेवलप हो जाएंगे नॉर्मली। और एब्सेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन का क्या मतलब है? फिटस विरलाइज नहीं होगा। तो बेबी क्या होगा? फिनोटिपिकली फीमेल होगा, हालांकि उसके पास क्रोमोसोम्स कौन से? XY क्रोमोसोम्स होंगे। प्योर गोनेडल डिस्टेंसेस को क्या कहते हैं? स्वेयर सिंड्रोम भी कहते हैं। दोनों के दोनों गोनेड्स जो हैं वो एब्सेंट होंगे, स्ट्रीक होंगे। ये भी किसके साथ लिंक कर रहा होता है? इसी के साथ, ये मेल सूडो हर्माफ्रोडाइट के साथ लिंक कर रहा होता है। इसकी जो जीनोटाइप होती है दैट इज 46XY होती है। ठीक है। SRY जीन होती है इनके अंदर, मेल डिटर्मिनिंग जीन होती है। लेकिन दोनों गुनेड्स जो होते हैं ना, ना ओवरीज होती हैं इसके अंदर, ना टेस्टीज होती हैं। टेस्टिस से हमारे पास एंटी मलेरियन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जिसने मलेरियन डक्ट को इनहिबिट करना होता है ताकि फीमेल्स की डेवलपमेंट ना हो। तो वो प्रोड्यूस नहीं होगा, तो इससे क्या होगा? जो डक्ट होंगी वो किस में डेवलप हो जाएंगी? फीमेल वाले, फीमेल की फिनोटाइप में डेवलप हो जाएंगी। ऐसे ही होगा ना। और टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन भी डेफिशिएंट होगा, तो जो मेल के मस्कुलाइन फीचर्स आने होते हैं और एक्सटर्नल जेनेटिलिया की डेवलपमेंट होनी होती है वो नहीं होगी। ये प्योर गोनेडल डिस्टेंसेस के अंदर होता है। ये क्लियर हुआ है? गोनेडल डिस्टेंसेस क्लियर हुआ है? ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास मिक्स्ड गोनेडल डिस्टेंसेस। इसमें क्या होता है? एक साइड पे टेस्टिस होंगे और एक साइड पे ओवरीज होंगे। ठीक है। अब जो ओवरी वाली साइड होगी उधर क्या होगा? उधर एक साइड पे यूट्रस बनी होगी ना, एक साइड की यूट्रस बनी होगी, और दूसरी साइड पे टेस्टिस का क्या होगा? टेस्टिस बनी हुई है एक साइड पे, तो क्या होगा इससे? कुछ ना कुछ मेल जेनेटिलिया इधर भी बना होगा ना। डिपेंड करेगा दोनों में से कौन सी साइड फंक्शनल है। ठीक है ना। अब दोनों साइड, दोनों एक टाइम पे तो नहीं ना हो जाएंगी फंक्शनल। अगर ओवरीज फंक्शन होंगी तो यूनिकॉर्नुएट यूट्रस बनी होगी, और अगर टेस्टिस होंगी फंक्शनल तो इस साइड पे मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया होगा, टेस्टोस्टेरोन की वजह से कुछ उसके मस्कुलाइन फीचर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये फंक्शनैलिटी पे डिपेंड कर लेती है। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के कौन से है जो आप लोगों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के लिहाज से? दैट इज द फीमेल, मेल और ट्रू। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये क्लियर हुए हैं आप लोगों को? जी बच्चों, क्लियर हुए हैं किसी हद तक? सबको क्लियर हो गए हैं? अस्मा कोई क्वेश्चन? डॉक्टर मुजम्मिल? ठीक है। ज्यादातर ना हमें जो क्वेश्चन आता है ना दैट इज कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया पे आता है।
अच्छा जी, ये आप देख लें, मैं पिक्चर्स दिखा देती हूँ आपको। ये है कंजेंटल एडिनल हाइपरप्लेजिया। अच्छा नहीं, ये तो ट्रू हर्माफ्रोडाइट है। ट्रू हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया ट्रू हर्माफ्रोडाइट का है, दोनों फीमेल और मेल के सेक्स ऑर्गन्स को इंडिकेट कर रहा है। ये पिनस जैसी पिक्चर आ रही है, और ये लेबिया जैसी पिक्चर आ रही है, ऐसे ही है ना, और सेक्रोटम जैसी पार्शियल पिक्चर। ठीक है। बाकी इसके अंदर जो है ना इंटरनली ऑर्गन्स होते हैं दोनों, टेस्टिस और ओवरीज दोनों होते हैं। ट्रू हर्माफ्रोडाइट्स के अंदर ना ओवरीज और टेस्टिस दोनों होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये हर्माफ्रोडाइट, मेल सूडो हर्माफ्रोडाइट। अब देखें, है तो इसके अंदर टेस्टिस, लेकिन बाहर से इसका एक्सटर्नल जेनिटिलिया कैसा है, फीमेल के जैसा है। अब टेस्टिस इसके अंदर हैं तो हम क्या करेंगे, टेस्टिस हमें रिमूव करनी चाहिए ना, क्योंकि इससे तो मैलेग्नेंसी का रिस्क इंक्रीज करता है, क्योंकि उसका तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा। ऐसे है ना, टेस्टिस को तो टेम्परेचर मेंटेन चाहिए होता है, जो कि स्क्रोटम के अंदर होता है। अब वो उसके एब्डोमेन के अंदर ही है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे डेवलप होती है, यहीं पे है, और अलोंग द लाइन डिसेंड होती है इधर। अगर डिसेंड नहीं हो रही और टेस्टिस अंदर ही है, तो टेस्टिस हमें रिमूव करनी पड़ेगी। ठीक है ना। ये है सूडो, फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइटिज्म। फीमेल, इसके अंदर क्या है, ओवरीज हैं, लेकिन जेनेटिलिया इतना क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन जेनेटिलिया के पीछे कैसी होती है, मेल के जैसी होती है। क्लाइटोरिस एनलार्ज होता है, नीचे से लेबिया जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, जस्ट लाइक गिविंग द अपीयरेंस ऑफ सेक्रोटम। ठीक है। ये कंजेंटल एडिनल हाइपरप्लेज, ओ सॉरी, एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी है। एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी है। क्या हो रहा है इसमें, एंड्रोजन्स का इफेक्ट नहीं आ रहा, फीमेल की जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया उसके पेरेंट्स में आएगा, जो वॉल्फिन डक्ट थी वो डेवलप हो जाती है उसके अंदर। ठीक है, एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम की वजह से। कॉजेस क्या क्या हो सकती हैं इनकी, सेक्स डिटर्मिनेशन की के अंदर एरर हो सकती है, मतलब जीन के लेवल पे, जो जीन डिटर्मिनेशन लेवल होता है उसके लेवल पे हो सकती है। कंजेंटल एडिनल हाइपरप्लेजिया, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइटिज्म, मेल हार्मोन्स टेकन और इनकाउंटर्ड ड्यूरिंग, ये भी हम लोगों ने एंड्रोजन्स की एक्सेस के फीमेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो किसी भी फॉर्म में ले रही थी एंड्रोजन्स। ठीक है। और एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ फीमेल फिटस टू एंड्रोजन्स, बाहर से भी ले सकती है, या फीमेल के अंदर का डिफेक्ट हो सकता है कोई भी, या जेनेटिक म्यूटेशंस आ गए। दीज आर ऑल कॉजेज रिलेटेड टू hermaphroditism या फिर ट्रू और सूडो hermaphroditism। डायग्नोसिस कैसे करनी होती है हमने इनकी, कैरियोटाइपिंग के थ्रू करनी होती है। कैरियोटाइपिंग हमारी मेन होती है। स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर टेस्टिंग होगी, गोनेडल बायोप्सी कर लेंगे, एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन, और फीडर्स मैन रूल। क्लियर हो रहा है बच्चों, किसी को कोई समझ नहीं आ रही तो वो मुझे बताएं। जी क्लियर हो रहा है। ठीक है, कैरियोटाइपिंग हमारा मेन होता है इसके अंदर, क्योंकि हम लोगों ने सेक्स के जो लेवल होता है ना, जिन जीन्स का लेवल होता है उसके लेवल पे हम लोगों ने सारी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, कैरियोटाइपिंग करनी होती है। पीटरमैन्स के अंदर, पीटरमैन्स रूल क्या होता है, इसके अंदर भी हम लोगों ने जो है ना वो कैरियोटाइपिंग के थ्रू जो है ना, कि कैरियोटाइपिंग का एक प्रोसेस है, कैरियोटाइपिंग के थ्रू जो है ना असेसमेंट करनी होती है कि कौन सा डिसऑर्डर चल रहा है।
ठीक है। अच्छा जी, ट्रीटमेंट मेथड्स में हमारे पास क्या है, मेडिकेशंस हैं, हार्मोन्स वगैरह हम दे सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे पास कॉज क्या आ रही है। बिहेवियरल थेरेपीज होती हैं, इंटेंसिव कम्युनिटी सपोर्ट, ब्रेस्ट रिप्लेसमेंट सर्जरी, सर्जिकल करेक्शन ऑफ जेनिटलिया, वजाइनल रिपेयर। आजकल ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया हुआ है, आपको पता ही है, सेक्स चेंज जो है, सेक्स चेंज। अच्छा, हम लोगों ने एक वो पढ़ा था, ये असाइन मेल और असाइन फीमेल। तब आप लोगों में से किसी ने मेरे से पूछा भी था इसका क्या मतलब है, असाइन मेल एट बर्थ और असाइन फीमेल एट बर्थ, ऐसा ही था ना। इसका क्या मतलब होता है, जो बर्थ के टाइम पे, मैंने आपको तभी बताया, तो बर्थ के टाइम पे जो हमें जेनेटिलिया नजर आएगा ना, उसकी बेस पे हम लोगों ने डिसाइड कर लेना ये मेल है या फीमेल है। लेकिन हमें अंदर तो नहीं ना पता, हो सकता है उसके अंदर गुनेट्स कोई और हो। ऐसे ही होता है ना। ये हमें बाद में पता लगता है जब पुबर्टी की एज तक बंदा पहुंचता है, उसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं डेवलप होते। तो असाइन मेल और फीमेल का मतलब ये है कि जो हमें बर्थ के टाइम पे जेनेटिलिया नजर आएगा, उसकी बेस पे हमने जो है ना उसको, उसके सेक्स को डिक्लेयर करना होता है। ठीक है। प्रिवेंटेबल कैसे होती है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो है ना, वो हम लोगों ने प्रिवेंट करना होता है, या कंसिंगुअनियस मैरिजेज जो होती हैं, लाइक लाइक कजन मैरिजेज जो होती है ना, उनको हम लोगों ने प्रिवेंट करना है, क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स जो होते हैं ना, वो ज्यादा कजन मैरिजेस के अंदर ही होते हैं। स्टेरॉइड्स की इंटेक जो है उसको हम लोगों ने जो है वो प्रिवेंट करना होता है, फीमेल जो है ना स्टेरॉइड ड्रग्स ना ले। ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इस तरह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ये है माइक्रोपिनस, ये एम्बिगुअस जेनेटिलिया के साथ, ये देखिए, एम्बिगुअस जेनेटिलिया इस तरह का होता है। ये क्लाइटोरिस थोड़ा सा बड़ा हुआ है, गिविंग द पिक्चर ऑफ, इसकी पिक्चर दे रहा है ये पेनिस जैसे पिक्चर ना। अच्छा, जो एम्बिगुअस जेनेटिलिया तो इसके अंदर क्या होता है कि जो वजाइना की अपर लाइनिंग होती है ना, वो मिल जाती है यूरिथ्रा के साथ। या इधर देखें, इसमें भी देखें, अब ये जो है क्लाइटोरस है ना, क्लाइटोरस गिविंग द पिक्चर ऑफ पेनिस, और इसी के अंदर जो है ना हमारी यूरिथ्रा की ओपनिंग भी आ जाती है। हाइपोस्पेडियसिस को इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब कि उसकी अंडर सरफेस पे जो है वो आ रही है। ठीक है। और ये नीचे वाली पिक्चर किसको दे रही है, सेक्रोटम को इंडिकेट कर रही है। और ऊपर से फीमेल वाली पिक्चर आ रही है, लेबिया मेजोरा की। ये एम्बिगुअस जेनेटिलिया है, कोई टिपिकल अपेयरेंस नहीं होती एक्सटर्नल जेनेटिलिया की, दोनों से रिजेंबल कर रहा होता है, मेल और फीमेल से। एम्बिगुअस जेनेटिलिया ज्यादातर किसमें होता है, अभी हमने एक पढ़ा है ना, जेंटल एडिनल हाइपरप्लेजिया। ठीक है। ये भी इसी की पिक्चर्स हैं, एम्बिगुअस जेनेटिलिया की। जी, क्लियर हुआ है आज का लेक्चर। सबको क्लियर हो गया है? दो तीन ही तो लोग हैं, सबको क्लियर हुआ है ना। और डॉक्टर मुजम्मिल आपको? आज का लेक्चर खत्म हो गया, यहाँ पे हम एमसीक्यूज कर लेते हैं। हर्माफ्रोडाइट्स क्लियर हो गए मैं ना, ये थोड़े मुश्किल होते हैं, थोड़े डिफिकल्ट होते हैं समझना। आई होप सो कि इजी हो गया होगा अब आप लोगों के लिए। ठीक है। अच्छा जी, एमसीक्यूज शो हो रहे हैं आपको? एमसीक्यूज शो हो रहे हैं बच्चों? ठीक है। एम्बिगुअस जेनेटिलिया और सॉल्ट लॉसिंग क्राइसिस है।
ये हमारे पास क्या है, दैट इज कंजेनिटल एड्रेनल हाइपोप्लेजिया। ठीक है। नेक्स्ट है पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस प्रेजेंट विद द फटीग, वेट लॉस एंड हाइपोटेंशन। द मोस्ट लाइकली कॉज ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस हो गया हुआ है, क्या होगी इसकी कॉज? जी बताएं। प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी कैसे होगी? प्राइमरी तो ऑर्गन से रिलेटेड होगा ना, एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड होगा, तो प्राइमरी तो रूल आउट हो गया ना। यस, बी इज द आंसर, सेकेंडरी एड्रिनल एड्रिनल इंसफिशिएंसी होगी। फिर हमारा जो पीछे से पिट्यूटरी एक्सिस है ना, वहां से एसीटीएच की प्रोडक्शन डिक्रीज हो गई है थायरोइडाइटिस की वजह से। ऑटोइम्यून थायरोइडाइटिस हुआ है, उसकी वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो गया हुआ है, उसकी वजह से पीछे से एसीटीएच की प्रोडक्शन डिक्रीज हो गई है, दैट इज सेकेंडरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, क्लियर हो गया ना ये? हाइपोटेंशन क्यों हो रही है? सेकेंडरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी है ना। यस, एल्डोस्टेरोन ठीक होगा, लेकिन जो कॉर्टिसोल होता है ना, उसका जो है ना इफेक्ट आता होता है कि ये जो है ना, जब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, या इसकी जो है ना थोड़ी सी इसको मिनरलोकॉर्टिकोइड के रिसेप्टर को एक्टिवेट करने वाली एक्टिविटी होती है। ठीक है। ये थोड़ा है डिफिकल्ट टेक्निकल्स है, लेकिन आप लोगों ने याद रखना है जो कॉर्टिसोल होता है ना, उसका लेवल जो है ना उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे मिनरलोकॉर्टिकोइड रिसेप्टर्स एक्टिवेट। ये फर्स्ट एड में मेंशन है कि एट हाई कंसंट्रेशन जो होती है ना, कॉर्टिसोल जो है वो एक्ट करता है एज अ मिनरलोकॉर्टिकोइड। ठीक है। तो आपने इस चीज से याद रखना है कि कॉर्टिसोल की डिफिशियंसी होगी तो उससे भी हाइपोटेंशन हो सकती है। यस, बिल्कुल ठीक मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, एल्डोस्टेरोन ठीक रहेगा क्योंकि वो एसटीएच के अंदर नहीं आता। लेकिन जो कॉर्टिसोल होता है उसकी मिनरलोकॉर्टिकोइड एक्टिविटी एक्टिविटी होती है एट हाई लेवल, हाई कंसंट्रेशन पे, तो जब कॉर्टिसोल डिक्रीज होगा तो किसी हद तक हाइपोटेंशन पे डेवलप होगी। ठीक है। हाँ, तो ये इनसफिशियंसी हो रही है ना, कॉर्टिसोल डिक्रीज हो रहा है, कॉर्टिसोल कम हो रहा है ना। क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप लोग? एसीटीएच डिक्रीज हो रहा है तो कॉर्टिसोल भी कम हो रहा है ना। क्या नहीं क्लियर हो रहा? हाँ, तो कम में हाइपो हो रही है ना, हाइपोटेंशन हो रही है। कॉर्टिसोल का मैंने बताया कि कॉर्टिसोल एट हाई कंसंट्रेशन जो है ना, उसकी मिनरलोकॉर्टिकोइड एक्टिविटी होती है, सॉल्ट रिटेनिंग एक्टिविटी होती है। ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकोइड के रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है ये एट हाई कंसंट्रेशन पे। जब इसकी डेफिशिएंसी होगी ना, तो इस पे भी इफेक्ट आएगा, इस चीज पे, इस तरह से हाइपोटेंशन करते हैं। ठीक है। क्लियर हुआ है अस्मा, माहम? ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा पेशेंट विद द पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? ऑटोमिन थायराइडाइटिस को भी देखना है, यस। असल में थायराइडाइटिस का मेंशन नहीं है ना, ऑटोमिन थायराइडाइटिस में हम लोगों ने यही परसीव करना है हाइपो फंक्शनिंग है। हाइपो फंक्शनिंग की वजह से जो है ना हमारी सेकेंडरी रीनल इंसफिशियंसी हो रही है, वरना कुशिंग में तो आपको पता है हाइपरटेंशन होती है।
ऐसे ही है ना, फियोक्रोमोसाइटोमा में भी हाइपरटेंशन होती है, और प्राइमरी वैसे ही हमारे एड्रिनल्स के साथ लिंक्ड होगा, तो ये तीनों रूल आउट हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ ओबेसिटी, मून फेस, बुफेलो हम्प इज फाउंड टू हैव अ एलिवेटेड कॉर्टिसोल। मोस्ट लाइकली कॉज हमारे पास क्या होगी? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। A patient with the hypertension, hypokalemia, and metabolic alkalosis is found to have elevated aldosterone. The most likely cause क्या होगी? Elevated aldosterone level है। Bilateral adrenal hyperplasia। एड्रीनल हाइपरप्लेजिया होगा या एड्रीनल एडिनोमा होगा? हम्म। ए है। कौन सिंड्रोम होगा? कौन सिंड्रोम? एड्रीनल एडिनोमा मोस्ट कॉमन कॉज होती है ना एल्डोस्टेरोन एक्सेस की, वो कौन सिंड्रोम होती है? ठीक है, क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 46XY individual with a female external genitalia and normal breast development is found to have elevated testosterone level. The most likely diagnosis 46XY है, मतलब मेल है लेकिन फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया है। तो मोस्ट लाइकली क्या कॉज होगी, मैंने क्या बताया था अभी आपको? एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी, यस, कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी होगी। ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेल सूडो hermaphroditism इज एंड्रोजन insensitivity। जी, नेक्स्ट है patient with a history of lung cancer present with fatigue, weight loss and hyperpigmentation, the most likely cause क्या होगी? मोस्ट लाइकली कॉज? यस, सी इज द आंसर, वेरी गुड मोहम। सी इज द आंसर, एड्रिनल मैट्स हो गए। नेक्स्ट है पेशेंट विद एपिसोडिक हेडेक, palpitation, sweating is found to have elevated catecholamine, the most likely diagnosis is pheochromocytoma। ठीक है। A patient with a history of autoimmune thyroiditis present, अच्छा ये सेम वही आ गया है। अच्छा, इसके एमसीक्यू ऑप्शंस डिफरेंट है। पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस प्रेजेंट विद फटीग, वेट लॉस एंड हाइपरटेंशन, द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। अब मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगी? ए, यस, ए इज द आंसर। एडिसन के अंदर ही हाइपरटेंशन होती है, बाकी कुशिंग, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म और फियोक्रोमोसाइटोमा तीनों के अंदर ही हाइपरटेंशन होती है। यस। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास incidental adrenal mass is found on CT scan of a patient with no symptoms, the most appropriate next step। हार्मोन लेवल टेस्टिंग, मेरा ख्याल है सारे तीनों होने चाहिए। तीनों होंगे ना, कोई इसको सिम्टम नहीं आ रहे। इंसिडेंटल एड्रिनल मास इज फाउंड ऑन सीटी स्कैन, कोई अभी सिम्टम्स नहीं आ रहे, तो हम लोगों ने क्या करना है? अच्छा, नहीं, इमीडिएट सर्जिकल रिमूवल नहीं है, ये हम लोगों ने करना है ऑब्जर्वेशन विद सीरियल इमेजिंग। क्योंकि पेशेंट अभी एसिम्टोमेटिक है, तो हम लोगों ने पहले उसको ऑब्जर्व करना होता है। जब भी कोई डिसऑर्डर एसिम्टोमेटिक होता है, तो पहले हमने उसको अच्छी तरह से उसकी इन्वेस्टिगेशंस करवानी होती है, उसको देखना होता है सीरियली। हम लोगों ने उसको जो है ना करवा के उसके साइज का डिफरेंस, सिम्टम्स के अपेयरेंस सबको असेस करना होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आंसर क्या होगा? दैट इज द बी, ऑब्जर्वेशन विद सीरियल इमेजिंग करवाएंगे, क्योंकि पेशेंट अभी एसिम्टोमेटिक है। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूबॉर्न इन्फेंट प्रेजेंट विद हाइपोग्लाइसीमिया, लेथार्जी एंड सीयर्स, द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। जी बताएं, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगी?
सी, हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म कैसे होगी? आईडीएफ। व्हाट इज आईडीएफ? कंजेंटल हाइपर इंसुलिनिज्म की बात कर रही हैं आप? हम्म। अस्मा, आप कौन से ऑप्शन की बात करिए, बी की? यस, बी इज द आंसर। हाइपर इंसुलिनिज्म, कंजेंटल हाइपर इंसुलिनिज्म जो होता है ना, इंसुलिन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही है, उससे क्या हो रहा है? ग्लूकोज कम हो रहा है। तो जब बेबी जो होते हैं ना, वो ससेप्टेबल टू दी हाइपोग्लाइसीमिया होते हैं। जब उनका हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो उनको सबसे पहले क्या साइन होता है? सीयर्स आते होते हैं। सिम्टम्स सीयर होती है, ठीक है, सीजर्स हो जाते हैं उनको। तो ये कंजेंटल हाइपर इंसुलिनिज्म होगी। ठीक है जी। एमसीक्यूज क्लियर हो गए सबको? एमसीक्यूज क्लियर है सबको? हाइपोथायराइडिज्म में और भी सिम्टम्स आएंगे ना? मेनली तो जो हमने मेन कॉज है उसी को देखना है ना, इंसुलिनिज्म, कंजेंटल इंसुलिनिज्म होगा। हाइपोग्लाइसीमिया के साथ और भी फीचर्स देंगे वो। तो बच्चों, ये ग्लूकोज कम है तो लेथार्जिक तो होगा ही ना बच्चा। ग्लूकोज कम है, लेथार्जिक तो वो कॉमन सिम्टम है, लेथार्जिक तो वो किसी चीज को स्पेसिफाई नहीं ना करी। हाइपोथायराइडिज्म के साथ और भी होंगे, जैसे कंजेनिटल हमारा वो हर्निया होता है, वो भी हाइपोथायराइडिज्म के साथ लिंक्ड होता है ना। तो ये वाले हमने फीचर्स पे डिसाइड करना होता है कि हम लोगों ने कौन सा ऑप्शन चूज करना है। कॉन्स्टिपेटेड बच्चा होता है और उसको जो है वो हर्निया होता है, अम्लाइकल हर्निया होता है, कंजेनिटल हर्निया जिसे कहते हैं। ये तो हाइपोथायराइडिज्म के साथ लिंक्ड होते हैं और ये लाजमी एमसीक्यूज में देते हैं, मेंशन किए होते हैं इनके साथ। ठीक है। तो जी, कल मेरी कॉल है, इंशाल्लाह परसों हमारा बाकी का लेक्चर होगा। रिमेनिंग जितना भी फिजियोलॉजी का पोर्शन रहेगा, रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी का, वो हम परसों कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। ओके जी, इंशाल्लाह फिर परसों मुलाकात होती है।